नमस्कार, मैं मंजीत ठाकुर और आवाज़ द वॉइस के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी दुर्गा पूजा जो है वो बीता है और उस समय बांग्लादेश के कई ज़िलों में हिंदुओं पर सिलसिलेवार हमले हुए हैं और उस पर जो है पूरे दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई है। उसके कई आयाम हैं, उसके बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था, इस पूरे महाद्वीप में जो सियासी संकट पैदा हुआ है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ कश्मीर में हुई हिंसा पर इनके आपस में क्या रिश्ते हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दो खास लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रोफेसर अख्तर उल वासी साहब, इस्लामिक स्टडीज़ के जाने माने विद्वान हैं भारत के, और प्रधान संपादक आवाज़ द वॉइस के आदिर खान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है उस पर भारत ने बहुत नपी तुली और संयमित प्रतिक्रिया दी है। उसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो हमें नहीं भूलना चाहिए कि शुरू से बहुत अहम है और उनका महत्व बहुत ज़्यादा है। बल्कि अगर ये देखा जाए तो बांग्लादेश का जन्म जो है वो भारत जो है और भारतवासी जो हैं उनके सहयोग से हुआ है, एक बात। और हिंदुस्तान ने, भारत ने कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि उसको भुनाने की कोशिश करे, ये बड़ी बात है जी। बल्कि बांग्लादेश जो है उसके विकास में, उसके निर्माण में जो भारत योगदान कर सकता है वो करता रहा है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जो शेख मुजीबुर रहमान की और उनके परिवारजनों की हत्या के बाद जी बांग्लादेश के अंदर स्थिति पैदा हुई, उसके अंदर जो चरमपंथी हैं, जो कि एक तरह से हमें अगर नहीं भूलना चाहिए कि वो बांग्लादेश बनाए जाने के भी विरोधी थे एक तरह से जी। और पाकिस्तान के समर्थक थे। उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान को पसंद नहीं किया, भारत को, क्योंकि वो भारत को ये मानते रहे कि भारत का जो योगदान है उसका उन्होंने नकारात्मक एक वो लिया। लेकिन जो सिचुएशन है उसमें एक तब्दीली आई। शेख हसीना वाजिद एक दफ़े फिर सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद उन्होंने बांग्लादेश को प्रगति और विकास के नए आयाम दिए, नई ऊंचाइयां दी। मिसाल के तौर पे आज दुनिया के अंदर गारमेंट इंडस्ट्री में कोई बड़ा नाम आप ले लीजिए, उसका माल तैयार कहाँ होता है? बांग्लादेश में तैयार होता है। तो बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो एक तरह से बहुत मजबूत हुई है। और एक इसको अगर देखा जाए तो मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि पूरे उपमहाद्वीप में जी, बल्कि जैसे कहना चाहिए दक्षिण एशिया में उसने अपनी एक जगह बनाई है। आप अगर जूट में देखें, कपास में देखें, तो उनका कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा है। इस सूरत हाल में दो मामले हैं। वो ये कि बांग्लादेश में शेख हसीना दोबारा इलेक्शन जीत के आई। अब जब आ गई तो वो तमाम राजनीतिक शक्तियां जो हताश महसूस कर रही थीं, उन्हें कोई और रास्ता तो नज़र आया नहीं। तो धार्मिक चरमपंथ जो है वो उनके लिए एक तरह से वो बना सहारा, और उन्होंने किसी तरह से सरकार को अनस्टेबल करने के लिए, बांग्लादेश में अशांति फैलाने के लिए जी, जो विकास और प्रगति का मार्ग है उस पर बाधा डालने के लिए क्या करें? तो यही करेंगे कि दुर्गा पूजा के पंडाल में एक मुसलमान के ज़रिए कुरान शरीफ रखा देंगे, जैसा कि तथ्य हमें बता रहे हैं, सामने आ रहे हैं। और वो उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। और मैं अपने देशवासियों से भी ये एक तरह से प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बांग्लादेश की सरकार को कदम उठाने दें, अपने देश में उसके सिलसिले में कोई उन्माद पैदा ना करें जी। इसलिए कि उससे हमारी सरकारें जो हैं और हमारा जो विकास का पूरा वो है गति है वो मुतासर होती है, और इसमें हमें इससे एहतियात बरतनी चाहिए। आदिर साहब, हमने देखा कि बांग्लादेश जो है, जैसा कि प्रोफेसर वासे कह रहे थे अभी,
कि बांग्लादेश ने बहुत आर्थिक उन्नति की है पिछले कुछ दशकों, 1.5-2 दशक में उनकी विकास की गति जो है काफ़ी तेज़ रही है। क्या इस तरह की घटनाएं जो अशांति की घटनाएं हैं, या ख़ास तौर पर जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं हिंदू, उन पर जो निशाना साधा जा रहा है, कट्टरपंथी मुखर हो रहे हैं ज़्यादा, तो क्या उसकी आर्थिक विकास पर इसका असर पड़ सकता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस गति से बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, जैसे प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब ने भी कहा है, उसकी इकोनॉमी जिसको कहते हैं बूम कर रही है। उसकी वजह यह है कि एक डिटरमिन्ड जो बांग्लादेश के लोग हैं, उन्होंने ठान ली कि उनको विकास का रास्ता चुनना है, ना कि उनको रिग्रेसिव यानी कि इस तरह की जो कट्टरपंथी है उनकी बातों में आकर गुमराह होना है। अब ऐसी राह में जब देश चल रहा है तो जाहिर बात है, जब पूरा माहौल क्षेत्र का अगर आप देखें, जिस तरह से पूरा ये घटनाएं हुई अफ़गानिस्तान की और फिर पाकिस्तान उसमें उसको बनाने में लगा, तो जाहिर बात है इसका ट्रिकल इफेक्ट जो है वो जगह जगह होने लगा है, क्योंकि कट्टरपंथी जहाँ पर भी मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। और अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में भी आप देखिए कि वहाँ की मीडिया ने भी काफ़ी प्रेशर बिल्डअप किया, और सरकार पे, हालांकि सरकार को समय लगा इस पूरी स्थिति को कंट्रोल करने में, उनको ये काम जल्दी कर लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने काफ़ी कोशिश की। और जो प्रधानमंत्री हैं उनके भी बहुत अच्छे बयान आए, कुछ बयान जाहिर बात है उन पे आपत्ति हुई, लेकिन आप देखिए उसका रिएक्शन हर जगह होता है। अगर एक जगह कट्टरपंथी कोई अनरेस्ट क्रिएट करेंगे तो उसका ट्रिकल इफेक्ट होगा, उसका डोमिनो इफेक्ट होगा, और जगह आप देखने को मिलेंगे। आप देखिए देश में भी, भारत में भी कई जगह इसकी प्रतिक्रिया है, लेकिन आप देखिए जिस तरह हमारे रिश्ते हैं बांग्लादेश के साथ, उसको मद्देनज़र रखते हुए सबने बहुत ही समझदारी से इस पूरी सिचुएशन को डील किया, बहुत ही सब्र के साथ इसको डील किया। जाहिर है कि जो बांग्लादेश है उसको अब रास्ता चुनना पड़ेगा, और मेरा मानना है कि ज़्यादातर बांग्लादेश के लोग प्रगति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। मेरे एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनसे अभी बात हो रही थी, कल ही की बात है, वो भी कह रहे थे कि वो बहुत आहत हैं, इस तरह की घटनाओं को देख के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं कि बांग्लादेश के लोग कतई इस तरह से नहीं चाहते, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं जाहिर है उनको अपनी दुकान चलानी है और किसी न किसी तरह माहौल को ख़राब करना है। तो बांग्लादेश के ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि वो प्रोग्रेसिव रहें, और अब देखिए वहाँ के हालात कितने इम्प्रूव हो गए हैं, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी इम्प्रूव हुई है, वहाँ पे जो लेबर है उसके भी हालात इतने अच्छे हो गए हैं कि अब वो इस स्थिति में हो गया कि वो बार्गेन करने लगा है। पहले उसको जो दे दिया जाता था वो चुपचाप ले लेता, अब वो बार्गेन करता है कि मेरी मेहनत इतनी है, मुझे इतना इसका आप पैसा दीजिए। क्रय शक्ति बढ़ रही है उनकी। बिल्कुल। तो प्रोफेसर बासे, क्या हम ये मान सकते हैं कि ये हमले पहले से नियोजित थे, उनको एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया है? क्योंकि जैसा आप थोड़ा सा संकेत दे रहे थे कि ये शेख हसीना की जो सरकार है उसको अस्थिर करने की कोशिश भी हो सकती है वहाँ पर, इस पर थोड़ा रोशनी डालें अगर। नहीं, देखिए एक बात आप ये तो मानिए ना, जिस आदमी ने कुरान शरीफ रखा वो जाहिर बात है कि उसका अकेला वो नहीं है। उस कुरान शरीफ रखने के बाद उसका जिस तरह वीडियो वायरल किया गया सोशल मीडिया पे जी, जितनी तादाद में नई पीढ़ी के बच्चे और लड़के जो हैं वो वहाँ पे घटना स्थल पे पहुँचते हैं, वो सारी चीज़ें इस बात को बताती हैं। देखिए एक बात तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जो विकास है उस विकास और प्रगति को धीमा करने के लिए या रोकने के लिए ये सारा काम हो रहा है। वजह ये है कि अगर बांग्लादेश सक्षम हो जाएगा आर्थिक रूप से, जी, बांग्लादेश के लोग जो हैं वो अगर एक तरह से खुशहाल हो जाएंगे तो जाहिर बात है कि फिर राजनीति काहे पे करेंगे, स्पेस कम हो जाएगा उनके सियासत का। तो ये एक जो परेशानी है वो ये है, क्योंकि देखिए एक बात आप समझिए, क्या मैं खालिदा ज़िया पे मुकदमा चला, उनके बेटे पे चला, कुछ और लोग पकड़े गए जी, नतीजा ये हुआ कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उस पर कुछ कर नहीं पाए, कोई सपोर्ट नहीं थी ना पब्लिक की। तो पब्लिक की सपोर्ट जो है वो काहे पे मिलती है? अंग्रेज़ों ने एक चीज़ हमें सिखाई कि गाय और सुअर दो को लेके जो हमारे पूजा स्थल हैं हिंदू और मुसलमानों के जी, उनको एक तरह से
टारगेट करो जी। वही खेल हमें बांग्लादेश में इस वक्त देखने को मिल रहा है जी जी। और हमें ये एक बात ये खूब समझनी चाहिए, मैं बिल्कुल साफ बात कहना चाहता हूँ और दक्षिण एशिया के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके क्या आवाज़ दी वॉइस के माध्यम से, याद रखिए दुनिया में सभ्य समाज की जो पहचान है वो दो चीज़ों से होती है। आप अपनी महिलाओं के साथ किस तरह पेश आते हैं और अपनी माइनॉरिटीज़ जो हैं अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह पेश आते हैं। बिल्कुल जी। तो इस बात का ख्याल हमें सबको रखना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश को ये यकीनी बनाना चाहिए कि जो सिख हैं, जो हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उनको की भावनाएं आहत ना हो जी। आते साहब, हमने अभी देखा कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान हो, नेपाल हो, अपने केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर में भी, अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान का उदय हुआ है, हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं होने लगी हैं और इसमें आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, बिहार का कोई मजदूर हो या बिल्कुल जो लोअर स्ट्राटा है, जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, श्रम को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी आप देख रहे हैं, ऐसा ही पाकिस्तान में भी हो रहा है, जो अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन देखते हैं आप? देखिए, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है मंजीत। जो एक्सट्रीमिज्म का जो रिसर्जेंस हुआ है वो हमें दुनिया भर में देखने को मिला है। लेकिन ये आप ने जो अफ़गानिस्तान की बात कही, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसके बाद से हमने देखा है कि एक सिलसिला शुरू हो गया है, जैसे कि जिसको कहते हैं इनमें फिर से एक तरह से जान आ गई है। जो इस तरह के तत्व हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, कट्टरवादी हैं, उनको एक नई ऊर्जा मिल गई है इससे चलते। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि इस रास्ते को लेकर वो कहाँ जाएंगे। ये पूरा फेनोमेना आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में भी, इंडोनेशिया आप देखिए, आप मलेशिया देखिए, थाईलैंड तक में देखिए, वहाँ पे ये पूरा जो प्रभाव है इनका कट्टरपंथियों का, ये बढ़ता जा रहा है। और अफ़गानिस्तान की वजह से क्या है कि पाकिस्तान जो है उसको लगने लगा है कि वो चीज़ों को मैन्यूवर कर सकता है अपने हिसाब से, क्योंकि अभी तक तो टोटली आउट ऑफ लाइमलाइट रहा, वो बिल्कुल टोटली साइडलाइन था। अफ़गानिस्तान की वजह से अब वहाँ पे जो इस तरह के तत्व हैं बहुत सक्रिय हो गए हैं, और यही वजह है कि अब उनको अपना प्रचार, अपना प्रसार करने में आसानी हो गई है। आप देख रहे हैं कि कश्मीर में भी इसी तरह के अब एक्टिविटी जो है इंटेंसिफाई की गई है। वहाँ पे जो मासूम लोग हैं, बिल्कुल जिनको कहते हैं इनोसेंट, जिनका कुछ लेना देना है नहीं हिंसा से, ना वो शासन में ना वो प्रशासन में, उनको टारगेट करना ये बहुत ही एक जिसको कहते हैं कायराना हरकत है। और ये स्ट्रेटजी इस तरह की अपनाने के टेरराइज करना, अपना टेरर फैलाना, जिससे कि एक दबाव पैदा करना। लेकिन मुझे लगता नहीं कि दूर तक जा पाएगा। जैसे अख्तर वासिद साहब ने भी कहा कि अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आप अपने इस्लाम की जो प्रीचिंग्स हैं, बेसिक जो बुनियाद है, अगर उस पर आप नहीं चलेंगे, अगर आप मुल्ला के इस्लाम पर चलेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आपको अल्लाह के इस्लाम पर चलना पड़ेगा जहाँ, अगर आपको कहीं पहुंचना है तो। कश्मीर की बात अभी हम कर रहे थे, एक छोटी सी खबर अभी आ रही है कि वहाँ पे जो कश्मीर में जो सेब उगते हैं उनके लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं जो सेब की तुड़ाई करेंगे, तो महंगे मजदूर, तो इससे इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा, ऐसा लगता है? बिल्कुल। देखिए, इसका ये तो अब देखिए बड़ी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि कश्मीर के जो लोग हैं, जो वो ना चाहते हुए भी इन सब चीज़ों को उनको देखना पड़ रहा है। आपने देखिए कि बिंद्रू साहब की मौत के बाद जो हुआ, किस तरह से लोग खुद निकल कर आए, उनको एहसास था। वो इतना सब कुछ होने के बाद जब पहले कश्मीरी पंडित छोड़ के आ गए थे वहाँ पर, उसके बावजूद वो वहाँ डटे रहे। तो जाहिर बात है लोगों में जो इंसानियत है वो नहीं मर सकती कभी, वो हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन अब पूरे इलाके को उस तरह से टेरराइज कर देना, या जब AK-47 लेकर कोई आ जाएगा, अचानक किसी भी ऐसे निहत्थे आदमी को मार देगा, तो उसमें कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बहुत लंबी कोई विजन नहीं है। इसमें कई क्रैकडाउन्स अभी पहले से ही शुरू कर दिए हैं। आप देखिए कि पूरे कश्मीर में, पूंछ में कई जगह इस तरह के एनकाउंटर, तो फिर
वो जाति का दौर शुरू हो जाता है। जी। फिर हम बात करते हैं आफ्सपा की, फिर अब उस तरह का नरेशन शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता नहीं ये कहीं पे भी जो इसका कोई फ़ायदा होगा, ज़्यादा टिकेगा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रोफेसर वासे, जब बहुत पहले बांग्लादेश की बात हम लोग वापस लौटते हैं, कश्मीर पे चले गए थे, हालांकि रिश्ते नहीं, कश्मीर पे भी जी। मुझे एक बात आपसे अर्ज करनी जी है। जी जी। जो कुछ आप कश्मीर में देख रहे हैं, इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो तीनों चीफ मिनिस्टर पे रहे हैं, जो इस वक्त हैं मौजूद, मतलब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूब मुफ्ती, जी। और इवन हुर्रियत के लोगों ने इस बात को कहा है कि जो पंडित पलायन कर गए थे उन्हें वापस आना चाहिए। तो एक तो उस कोशिश को नाकाम बनाना, दूसरे पंडितों को जो जाने को तैयार हैं, पर तोल रहे हैं, उनको खौफजदा करना, टेरराइज करना, ये इसके पीछे एक चीज है। तीसरी बात जो है वो क्या है, वो ये है कि जो मुख्तलिफ जगहों से आवाज़ें उठ रही हैं, सरकार भी उस पर गौर करने को तैयार है। सरकार ने सहानुभूति दिखाई है कि कश्मीर को उसका पुराना स्टेटस वापस मिल जाए। जी, उस कोशिश को भी विफल बनाना है, कोशिश को भी विफल बनाना है। तो एक तरह से, और एक बात यह है कि जब वो आम कश्मीरी को भी सदा देना चाहते हैं, और कश्मीरी जब मैं कहता हूं तो माफ कीजिएगा, मुझे कहने दीजिए, आम मुसलमान कश्मीरी को सदा देना चाहते हैं कि तुम क्यों एक तरह से जिंदगी की तमाम कोशिशों में कामयाबी के साथ लगे हुए हो, फल उगा रहे हो, खेती कर रहे हो, धान उपजा रहे हो, जी, जिंदगी के दूसरे मैदानों में कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, जी, क्रिकेट खेल रहे हो। नहीं, आप तो एक तरह से जो वहां पर भी वही खेल हो रहा है कि इकोनॉमी को क्रिपल करो, और इकोनॉमी को क्रिपल करने के साथ कश्मीरी जो है उसे कहीं का ना छोड़ो। ये जो एक वो है, इस बात को खूब समझना चाहिए। मैं जो सवाल बीच में रह गया मेरा, वो ये कि बांग्लादेश की बात हम लोग कर रहे थे, हिंसा की। इससे पहले पुराने अतीत में जो है नासी नगर में हमले हुए हिंदुओं पे, अल्पसंख्यकों पर, सिलहट में हुए, मुरादनगर में हुए, और जब ऐसी घटनाएं हुई तो भारत सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, और भारत सरकार ने अपने जो दूतावास के प्रतिनिधि थे वो प्रभावित इलाकों में भेजे थे। इस बार भारत सरकार बहुत संयम से, कम शब्दों में, नपे तुले शब्दों में जो है इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। क्या सरकार ये समझती है कि शेख हसीना वाजिद की जो सरकार है, जो अच्छा काम कर रही है बांग्लादेश में, और जिन्होंने कहा कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने, जैसा आप देख रहे हैं कि 600 लोगों को गिरफ्तार किया है, इकबाल हुसैन भी गिरफ्तार हुआ, तो कार्रवाई दिख भी रही है, तो भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया रही है उस पर मैं भारत सरकार की इस पॉलिसी की प्रशंसा करता हूँ जी, उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि हमें दूसरों की आग में हाथ तापने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं फिर आपसे कहता हूँ, और हमें शेख हसीना वाजिद और उनकी सरकार पे पूरी तरह से भरोसा है और रखना भी चाहिए, क्यों कि वो सकारात्मक अंदाज से अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। वो जो अल्पसंख्यक पीड़ित हैं उनके साथ खड़ी हुई नजर आ रही हैं। जैसे आपने खुद कहा कि उन्होंने 600 के करीब गिरफ्तारियां की हैं, और वो मुस्तकिल ये काम हो रहा है। और एक बात ये है कि मैं एक बात यहाँ पे और कहना चाहता हूँ कि कुछ खास किस्म की टोपियां पहने हुए लोग नजर आ जाते हैं, उसे हम समझते हैं कि सारे लोग ऐसे, यानी टोपी पहनने वाले ऐसे होते हैं। आपको कोमिला का जो MP है वो बुनियादी तौर पे किसका है? शेख हसीना पार्टी का है, और वो भी वैसी टोपी पहनता है। तो उन टोपियों से और दाढ़ियों से गुमराह नहीं होना चाहिए कि सारे लोग जो हैं दाढ़ी वाले और टोपी वाले जो हैं वो इसी तरह के होते हैं और आतंकवादी होते हैं। सर, आतिफ सर, जो बांग्लादेश में जो अभी अल्पसंख्यकों पर, खास करके हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, उसके बाद भारत में इस बात को लेकर के विरोधी दलों ने भी मांग करनी शुरू की, भाई 1.5 साल हो गए, CAA कहाँ गया? CAA जो है नागरिकता संशोधन विधेयक, जो अधिनियम बना 2019 में दिसंबर में, उसके बाद वो लागू नहीं हो पाया। कई वजह रही हैं, उस पर हम चर्चा ना करें,
लेकिन अब जो है आज मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस की नेता हैं मिलिंद देवड़ा, उन्होंने ट्वीट किया कि 1.5 साल बाद भी कानून लागू क्यों नहीं हुआ। शिवसेना की प्रवक्ता हैं, सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि भाई सीए का क्या हुआ, उन्होंने भी ट्वीट किया है। और कई सारे नेता हैं जो कह रहे हैं कि भाई सीए लागू क्यों नहीं हुआ। जो लोग विरोध कर रहे थे वो पूछ रहे हैं कि सीए लागू क्यों नहीं हुआ। देखिए, इसमें राजनीति तो रहेगी, और देखिए अब क्योंकि चुनाव का भी माहौल आ गया है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, तो इस तरह के बयान आपको आने वाले दिनों में खूब देखने और सुनने को मिलेंगे। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि जो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं और उसका इफ़ेक्ट होता है देश में, उसको आप किस ढंग से, आपका हाउ डू यू रिएक्ट टू अ सिचुएशन, वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने अभी कहा कि जो जिस तरह से रिएक्शन रहा भारत का बांग्लादेश के लिए, उसकी एक वजह ये भी है कि हमारा बांग्लादेश के साथ ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। हमें बांग्लादेश में विश्वास है, अनलाइक पाकिस्तान जो कहता कुछ है और करता कुछ है। तो बांग्लादेश की कहनी और कथनी में ज़्यादा हमें अंतर कभी नहीं चला। थोड़े बहुत हमारे देखिए बॉर्डर्स पे हर एक जब होता है छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं बीएसएफ के, वो सब चलता रहता है। लेकिन आप देखें हमारे रिश्ते उनके साथ सदैव अच्छे रहे हैं जी। और भारत ने उसको एक हर तरह की सपोर्ट दी है। तो यही वजह है कि लोगों का भारत में भी जाहिर बात है, जब माइनॉरिटीज़ पे अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो भारत क्या किसी भी दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी आहत होता है इसका, और फिर वो उसके रिएक्शन होता है, इमोशंस होते हैं जो कि लोगों ने इजहार किया। कई जगह प्रदर्शन हुए, उत्तर प्रदेश में भी हुए, कई ज़िलों में हुए, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी कोई उग्र रूप धारण नहीं किया। लोगों ने अपना गुस्सा एक बाकायदा एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च कर दी। और इसी बीच में फिर कार्रवाई भी हो गई, मीडिया का प्रेशर भी रहा, तो उसके चलते स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। लेकिन बांग्लादेश को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उस पर उनका हर तरह से ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर एक जगह इंसिडेंट होता है तो उसका रिएक्शन और जगह भी होता है। सारी दुनिया में होता है आजकल। और एक बात और ये भी है कि आप ये देखिए कि जो बांग्लादेश की घटनाएं उस पर केवल हम ही परेशान नहीं है, दुनिया परेशान है। अमेरिका ने कहा है, दूसरों ने कहा है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है। तो इससे बांग्लादेश जो है उसकी दुनिया में साख भी मुतासर होती है। और मसला ये नहीं है कि खाली हिंदू आहत हो रहे हैं, वजह ये है कि लोगों को ये नजर आ रहा है कि मसला ये नहीं है कि बुढ़िया मर गई, मसला ये है कि मौत घर देख रही है। असल चीज़ ये है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात जो है वो हमें एक बात ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि हिंदुस्तान जो है वो इस मामले में बहुत सोच समझ के हिस्सा ले रहा है और काम कर रहा है, और वही करना चाहिए। ऐसी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे कि जो क्या मैं अल्पसंख्यक विरोधी तत्व हैं बांग्लादेश में, वो अपने लिए ये कह के कि हिंदुस्तान यूँ कर रहा है और हिंदुस्तान ये कर रहा है, इस तरह की बात ना करें। मतलब और उसका एक नुक्ते की वजह ये है ना कि आप जो कुछ करेंगे वो पलट के उसके आपके लिए कहेंगे। तो हमें इन चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। और हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि बंगाली जो संस्कृति है और बंगालियों के जो संस्कार हैं, उनके धर्म अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर बड़ी समानता है। एक बीच में ये बात की, जो ये इस तरह की घटनाएं होती हैं जो डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश एक बड़े लक्ष्य की तरफ, बड़े मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। जो चीन ने भी बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कहा था तो बांग्लादेश ने उस पर बड़ी सख्त प्रतिक्रिया दी थी। तो एक डिप्लोमेटिक लेवल पर, कूटनीतिक स्तर पर भारत और बांग्लादेश एक नए मंच पर खड़े हैं। आप सहमत हैं इससे? नहीं, देखिए ऐसा देखिए, चाइना का मामला बिल्कुल अलग है। चाइना जो है वो अपने अल्पसंख्यकों के साथ क्या कर रहा है, उसने संक्यांग का जो पूरा प्रोविंस है उसको एक बड़ा जेल खाना बना रखा है, जहां पर के लोगों को धार्मिक जो शिक्षा है उसका अनुसरण करने की इजाजत नहीं है, अनुपालन करने की इजाजत नहीं है। अब ये बहुत दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान को संक्यांग नजर नहीं आता, कश्मीर नजर आता है। बहुत दिलचस्प बात। बिल्कुल जी। सवाल ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है
औरतों को लेकर जी वो नजर नहीं आता है, लेकिन हमारा वो सब नजर आता है। तो इन सारी चीजों से हमें एक नई अपने आप को नीति जो है विकसित करनी है और इन लोगों को अलग थलग करना है। अलग, और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, बल्कि मैं बड़े आदर के साथ और बड़ी नम्रता के साथ बल्कि ये कहूँगा कि ये भारतीय जनमानस की जिम्मेदारी है कि वो आपसी मेल मिलाप, प्यार मोहब्बत, धार्मिक संभाव सबको सुनिश्चित करे जी, और एक तरह से धर्म में नहीं बल्कि सामाजिक रिश्तों में भी सनातन परंपरा को एक तरह से वो करे जी। और उसके बाद हम दुनिया को अलग थलग करने में और आतंकवादियों को अलग थलग करने में, चरमपंथियों को अलग थलग करने में दुनिया में कहीं भी हो कामयाब हो जाएंगे। और किसी शेख हसीना को ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि जरा सा अपना भी ख्याल रखिए, हमारे यहाँ इसका असर पड़ता है जी। आखिरी सवाल आप दोनों से एक ही सवाल है, बहुत संक्षिप्त में जवाब चाहूँगा। आदिल सर, इस तरह की जो उपमहाद्वीप की बात हम कर रहे थे, एक अशांति का माहौल है, कट्टरवाद आप पूरी दुनिया का जिक्र कर रहे थे, सूफीज़्म कितना बड़ा जवाब हो सकता है इसका? देखिए, सूफीज़्म एक बहुत अच्छी दिशा है और एक तरह से एक रास्ता ये नज़र आता है कि बहुत ही सकारात्मक रास्ता है जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सूफीज़्म के साथ में मेरा ये भी मानना है कि लोगों को कानून व्यवस्था पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। यदि लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे और वो खुद इंसाफ करने लगेंगे तो उससे कोई हल नहीं निकलने वाला है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर कोई और देश हो। हम सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, हमारे सिस्टम्स हैं, अगर हम उन सिस्टम्स को फॉलो नहीं करेंगे और सोशल मीडिया पे जस्टिस करने लग जाएंगे, वहीं हम अपनी वर्डिक्ट सुना देंगे, तो उससे हालत बद से बदतर होगी। सूफीज़्म एक ऐसा रास्ता है जो कि पूरी दुनिया ने जिसको राह दिखाई है, चाहे आप देखें रूमी का कहाँ चर्चा नहीं है, और हमारा देश तो सूफियों का पूरा देश है। भारत तो राजधानी है सूफीज़्म की, आप क्या बात तो कश्मीर से लेकर आप कहीं पे भी बांग्लादेश में पूरे देश में फकीरों का जिक्र कर रहे थे, नहीं बांग्लादेश जो है, माफ कीजिएगा, वहाँ ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है वो तसव्वुफ की मानने वाली है, अनुयायी है जी। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है जी उन लोगों को जो कि एक तरह से उसके अलावा सोचते हैं जी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चिश्तिया निज़ामिया सिलसिला जो है उसकी पूरी शाखें जो हैं वो बंगाल में फैली हुई है। सिलहट में आज भी सबसे बड़ी दरगाह है जी। तो हमें ये एक बात ये नहीं भूलनी चाहिए। और एक बात अंत में जो आपने कहा है और समय हो चुका है, सिर्फ एक बात मुझे कहनी है जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, वो ये कि हम जितने मुसलमान मेजोरिटी कंट्रीज हैं और सोसाइटीज हैं, उन्हें जितनी आज़ादियाँ नॉन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज और सोसाइटीज में एक अल्पसंख्यक के रूप में चाहिए, वो उन्हें अपने समाजों में और अपने मुल्कों में अपनी माइनॉरिटीज को देनी चाहिए, पहले देनी चाहिए जी, ताकि हम दुनिया को ये बता सकें कि हम जो कुछ मांग रहे हैं वो अनुचित नहीं है। हम उस पे उसका पहले खुद अमल करते हैं जी, दूसरों को वो हक देते हैं, उसके बाद आपसे मांगे। ये बहुत अच्छी चर्चा रही कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है उसको हमें बहुत ज़्यादा इसलिए अपने भारत में तवज्जो नहीं देनी चाहिए क्योंकि भारत और बांग्लादेश एक अच्छे रिलेशनशिप में है, पहली बात। दूसरी बात कि ये किया कराया ज़्यादातर सोशल मीडिया का है। तो आप भी जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो जो वीडियोस, जो फोटोज़ आपके पास आते हैं, पहले उसकी सच्चाई जान लें, कहीं वो अफवाह तो नहीं फैला रहे हैं, इसकी जांच कर लें और उसके बाद ही प्रतिक्रिया दें, सोच समझकर, संयम से। क्योंकि जैसा कि आतिर साहब कह रहे थे, कानून अपना काम करता है, खुद इंसाफ करने की कोशिश न करें। और जैसा कि प्रोफेसर वासे कह रहे थे, इस पूरे उपमहाद्वीप में जिस तरह की अशांति है उसको
अफगानिस्तान और वहाँ पर तालिबान के उदय और उसके बाद कट्टरवाद जो सुख शांति और आर्थिक तरक्की को अपने फैलाव का एक बड़ा रोड़ा मानता है। तो इन सबको हमको मिलकर के जवाब देना है, चाहे आप बांग्लादेश में रहते हो, चाहे आप नेपाल में, पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के हिस्से में रहते हो। आज की बातचीत में इतना ही। आदिर साहब और प्रोफेसर बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फिर मिलेंगे अगले विशेष कार्यक्रम में किसी नई चर्चा के साथ। नमस्कार।